हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर 1 स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 सिविक्स की बुक का चैप्टर नंबर 1 ऑन इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब क्या होता है? समानता। सो स्टार्ट करते। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, मतलब इंडिया एक कैसी कंट्री है? डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है? लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब जहाँ पर लोगों की चलती है, ठीक है। इन द क्लास 6 बुक विल लुक एट द की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्लास 6 की बुक में हमने देखा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के की एलिमेंट क्या होते हैं, कि मतलब कैसे इनका काम चलता है। देखो, दिस इंक्लूड पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन रहता है इसमें। द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब अगर कोई वाद विवाद हो जाता है तो उसको सुलझाते हैं। एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस यहाँ पे रहता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। इक्वालिटी इज़ अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ इट्स फंक्शनिंग। मतलब डेमोक्रेसी का की फीचर जो है ना वो इक्वालिटी है। मतलब अगर हम बोलते कि कोई एक कंट्री डेमोक्रेटिक है तो वहाँ पे इक्वालिटी होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इक्वालिटी है तभी वहाँ पे डेमोक्रेसी अच्छे से काम कर सकती है, ठीक है। तो इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट इक्वालिटी। तो इस चैप्टर में हम इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि इक्वालिटी क्या होती है, क्यों इतनी मतलब डेमोक्रेसी में इक्वालिटी इतनी इम्पॉर्टेंट है, एंड वेदर और नॉट एवरीवन इज़ इक्वल इन इंडिया। और हम ये भी देखेंगे इस चैप्टर में कि क्या इंडिया में, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पे क्या सभी इक्वल है, सबको इक्वल, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट की जाती है। इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो बिगिन करते हैं कांता की स्टोरी से। तो इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट्स। मतलब इलेक्शन का दिन है और यहाँ पे देखो लाइन लगी हुई है, लोग खड़े हैं यहाँ पे। कांता और उसकी फ्रेंड है सुजाता, दोनों। आप देखो कांता क्या बोलते हैं सुजाता को, Isn't it good, Suza, that we can all vote as equal citizen of our country? Even Jain साहेब is standing in line with us. तो कांता क्या बोलते सुजाता को कि देखो सुजाता, ये कितनी अच्छी बात है ना, सभी लोग मतलब एक ही लाइन में खड़े हैं ना वोट डालने के लिए। यहाँ पे कोई अमीर गरीब नहीं देखा जा रहा है। इवन जो जैन साहब है वो भी लाइन में खड़े हैं जहाँ पे कांता खड़ी है। तो सुजाता बोलती है यस। उसके बाद सुजाता कांता को बोलती है गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ। फिर मतलब वोट डालने की बारी आती है कांता की, तो सुजाता बताती है कांता को। तो कांता देखो क्या बोलती है, आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रॉमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया। तो कांता बोलती है कि भाई मैं तो उसको वोट दूंगी जिसने हमको प्रॉमिस किया है कि मैं क्या करूँगा, अगर मैं जीत के आता हूँ तो आपके एरिया में पीने के पानी की पाइपलाइन बनवा के दूँगा। तो ऐसे प्रॉमिसेस करते ना जो भी लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लोगों को लगता है कि ये सच में कर देंगे और फिर जिन पे ट्रस्ट रहता है उनको वोट देते हैं ना, ये होता है। अब उसके बाद देखो क्या होता है, वोट डालकर होने के बाद तो यहाँ पे एक व्हीकल में एक पर्सन बैठा है जो क्या बोलता है, वी विल सी यू लेटर कांता। कांता को बोलता है कि चलो कांता बाद में मिलते हैं। यस नमस्ते साहब। कांता भी उन्हें क्या बोलती है, नमस्ते साहब। हो सकता है ये जैन साहब हो। अब फिर आगे देखो क्या होता है, कांता बताती है सुजाता को गुड़िया हैज़ बिन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल। कांता बताती है सुजाता को कि गुड़िया को फीवर मतलब बुखार है और उसको मुझे हॉस्पिटल भी लेके जाना है। बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहिब्स हाउस फर्स्ट। तो देखो जो साहिब है वहाँ पे कांता हो सकता है उनके घर में काम करने के लिए जाती हो। अब उसकी बेटी बीमार है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, बट हॉस्पिटल जाने से पहले कांता को क्या काम करना है, साहिब के घर जाना है और उनके यहाँ काम करना है। एंड आस्क फॉर सम एडवांस। और फिर वहाँ क्या करेगी कांता, कुछ मतलब पैसे एडवांस मांग लेगी। फिर जैसे ही घर जाती है कांता अपनी बेटी को देखती है और कुछ देखो ग्लास में उसको ऑफर करती है, हियर हैव सम ऑफ दिस यू विल फील बेटर एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग वी विल गो टू द हॉस्पिटल। ओके। तो फिर कांता अपनी बच्ची को बोलते है कि बेटा ये ले लो, मतलब कुछ हो सकता है ग्लास में बॉइल्ड वाटर या फिर सूप हो, उसको पीने के लिए देती है और बोलते हैं कि जैसे ही इवनिंग में मैं वापस आती हूँ घर तो हम लोग हॉस्पिटल चले जाएंगे। फिर आगे देखो क्या होता है, जैसे कांता घर के बाहर निकलती है, इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल इल ऑफन, द बस्ती इज नेवर क्लीन। तो देखती है कि देखो कितना कूड़ा कचरा इधर उधर फैला हुआ है। तो कांता को समझ में आता है रीज़न कि यही तो रीज़न है जिसकी वजह से गुड़िया बीमार पड़ी है। तो सिर्फ गुड़िया ही नहीं, वहाँ पे रहने वाले बाकी के बच्चे भी बीमार पड़ते होंगे अगर वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा नहीं है, ठीक है, कूड़ा कचरा इधर उधर फैला हुआ है। तो
फिर देखो कांता क्या करती है, अपने साहब के घर जाती है। यहाँ पे साहब और उनकी वाइफ बैठी है और कांता यहाँ पे पोछा लगा रही है। फिर जो वाइफ है साहब की वो क्या बोलते हैं, मेक श्योर टू डू कॉर्नर्स प्रॉपरली, मतलब उसको अच्छे से कॉर्नर में भी पोछा लगाने के लिए बोलती है। हियर्स योर एडवांस कांता बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। अब जो वाइफ है साहब की वो तो पैसे देती तो है एडवांस में कांता को, लेकिन क्या बोलते हैं कि कांता इसे अपनी हैबिट मत बना लेना, मतलब समय से पहले पैसे मांगना। कांता भी बोलती नो मैडम। फिर पैसे मिल जाते कांता को और फिर वो अपनी डॉटर को हॉस्पिटल लेके जाती है इवनिंग। तो देखो फिर वहाँ पे क्या होता है, जस्ट फ्यू मोर मिनट्स, बेटी अपने बेटी को समझाती है कि बेटी रुको, कुछ मिनट में ही हमारा नंबर लग जाएगा और हम डॉक्टर के पास होंगे। तो देखो यहाँ पे भी एक लाइन लगी हुई है। तो ये लाइन देखकर कांता के मन में कुछ सवाल आते हैं। जैन मैडम एंड जैन साहब में स्टैंड इन लाइन टू वोट। जो जैन मैडम और जैन साहब है वो वोट डालने की लाइन में तो हमारे साथ खड़े थे, ठीक है, बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। लेकिन जब उनके बच्चे बीमार पड़ते होंगे ना तो तब उनको मेरी तरह ऐसे लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ता होगा, क्योंकि वो रिच लोग हैं, पैसे वाले। हो सकता है वो कौन से हॉस्पिटल में जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहाँ पे इतनी लंबी लाइन नहीं रहती जितनी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अब कांता एक पुअर लेडी है तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल में तो नहीं जा सकती, तो ये कहाँ पे गई होगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और यहाँ पे पुअर लोग जाते ज़्यादातर, ठीक है। और ये इसी हॉस्पिटल में बहुत लंबी लाइन भी रहती है। तो ये देखकर कांता के मन में आता है कि जो जैन साहब और मैडम है उनके बच्चे जब बीमार पड़ते होंगे तो उनको ऐसी लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ता होगा। तो ऐसी थी कांता की स्टोरी। आप देखते हैं इक्वल राइट टू वोट मतलब क्या होता है, हर किसी को वोट देने का इक्वल राइट है। अब देखो द स्टोरी अबव बिगिंस विद कांता स्टैंडिंग इन द लाइन टू कास्ट हर वोट। स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है, कांता वोट देने की लाइन में खड़ी रहती है वहाँ से। लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन लाइन विथ हर। अब देखो उसके साथ जो लोग लाइन में खड़े हैं ना उन लोगों को भी देखना है। देखो जैसे कि फर्स्ट पेज पर कुछ लोग हैं, यहाँ पे देखो मंजीत कौर जो कि टीचर है, ठीक है। फिर तेजा सिंह ये तो ट्रेडर है, ठीक है। गिरीश राव ये स्टूडेंट, कांता देवी डोमेस्टिक वर्कर है, सुजाता कुमारी ये भी डोमेस्टिक वर्कर। मतलब यहाँ पे देखो एक टीचर, ट्रेडर, स्टूडेंट, डोमेस्टिक वर्कर सभी कहाँ खड़े हैं, एक ही लाइन में खड़े हैं। और भी देखो ये लाइन यहाँ पे कंटिन्यू होती है। आप ये देखो ये भाई साहब आर्टिशियन है, ठीक है, अब्दुल रहमान। फिर उसके बाद है शबनम बानो जो कि हाउसवाइफ है। फिर ग्रेसी लैलिंग कंसल्टेंट, आइजक लैलिंग गवर्नमेंट ऑफिसर है। फिर ये रुखसाना मिर्ज़ा ये तो मीडिया पर्सन है। योगराज अनएम्प्लॉयड है। अशोक जैन इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो इन सभी टाइप्स के जो लोग हैं वो एक ही लाइन में खड़े हैं। और ये लाइन किसकी है, वोट डालने की, ठीक है, जब इलेक्शन रहते तब। अब देखो लाइन को हमने ऑब्जर्व कर लिया। फिर देखो कांता रिकग्नाइजेस हर एम्प्लॉयर। तो लाइन में खड़े अपने एम्प्लॉयर अपने साहब को कांता पहचान लेती है, अशोक जैन को। एंड छोटे लाल जो क्या है, हर नेबर उनके पड़ोसी है। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, जैसे कि इंडिया को बोलते हैं ना हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इस कंट्री में ऑल एडल्ट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन दे बिलोंग टू, हाउ मच एजुकेशन दे हैव हैड, what caste they are or whether they are rich or poor are allowed to vote। तो अपनी जो कंट्री इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, तो यहाँ पर किसी की भी मतलब कास्ट को नहीं देखा जाता, किस कास्ट को बिलोंग करता है, किस रिलीजन को बिलोंग करता है, पढ़ा लिखा है नहीं है, एजुकेशन भी नहीं देखा जाता, ठीक है, और रिच पुअर ये भी नहीं देखा जाता, कोई मैटर नहीं करता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो पर्सन क्या कर सकता है, वोट दे सकता है, फिर वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो। तो फिर हम ये बोल सकते हैं अभी यहाँ पे कि अपनी कंट्री में इंडिया में इक्वालिटी है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मतलब देखा नहीं जा रहा है, ना एजुकेशन, ना कास्ट, ना रिलीजन और ना ही रिच पुअर। तो यहाँ पे इक्वालिटी है, ठीक है। दिस एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन क्लास 6 बुक इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्लास 6 की बुक में पढ़ा है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं इसे। मतलब क्या कि अगर कोई गर्ल या फिर बॉय है वो अगर 18 साल का हो जाता है या फिर हो जाती है, मतलब 18+ जिसे बोलते हैं, तो उसे एक राइट मिल जाता है वोट देने का। फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो पढ़ा लिखा है नहीं है, किस रिलीजन का है, किस कास्ट का है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्या कर सकता है, वोट दे सकता है। ये होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज।
एंड इज़ एन इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसी, और सभी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ये तो इम्पॉर्टेंट है. The idea of universal adult franchise is based on the idea of equality because it states that every adult in a country, irrespective of their wealth and the communities she or he belongs to, has one vote. अब देखो ये जो आइडिया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, ये किसके बेसिस पर है कि मतलब इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी होनी चाहिए. मतलब कैसे कि कोई गर्ल है, बॉय है, फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पढ़ा लिखा है नहीं है, किस कास्ट रिलीजन का है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्या कर सकता है, वोट दे सकता है. और हर किसी का वोट जो है सेम वैल्यू करता है. मतलब ऐसा नहीं कि कोई पुअर पर्सन है तो उसके वोट जो है वो कम गिने जाएंगे और जो मतलब रिच पर्सन है उसके वोट कुछ ज़्यादा ही काउंट किए जाएंगे, ऐसा नहीं होता. ठीक है, तो हर किसी के वोट की सेम वैल्यू है, इक्वल वैल्यू है. हर किसी के वोट का मतलब एक ही नंबर काउंट किया जाता है. कांता is excited to vote and happy that she is equal to all of the others because each of them has one vote. अब जो कांता है वो तो एक्साइटेड हो जाती है कि भाई चलो मतलब सबके जो वोट है वो कैसे इक्वल है, सबको इक्वल राइट मिला है वोट देने का, यहाँ पे सभी समान हैं, सभी एक लाइन में खड़े भी हैं. तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है कांता. फिर देखो क्या होता है, बट एज हर डे गोज़ ऑन, मतलब जैसे उसका दिन बीतता जाता है, कांता बिकम्स लेस सर्टेन अबाउट व्हाट दिस इक्वालिटी रियली मीन्स. तो फिर कांता को एक डाउट आता है उसके मन में कि इक्वालिटी का रियल मीनिंग क्या हो सकता है. क्योंकि दिन भर में कांता क्या करती है, मॉर्निंग में तो वोट डालने के लिए जाती है, फिर काम करने के लिए जाती है अपने साहब के घर, और फिर इवनिंग में उसको अपनी डॉटर को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है. हॉस्पिटल में भी एक लाइन रहती है जहाँ पर रिच लोग तो नहीं रहते, सिर्फ पुअर लोग रहते हैं ना. तो ये सब कुछ देखकर कांता के मन में डाउट आता है कि क्या सच में अपनी कंट्री में इक्वालिटी है. जो इलेक्शन की लाइन थी वहाँ पर तो इक्वालिटी देखने को मिलती है, बट जो हॉस्पिटल की लाइन थी वहाँ पर इक्वालिटी नहीं थी, वहाँ पर सिर्फ पुअर लोग थे. तो ऐसा डाउट आता है कांता के मन में. तो देखते हैं व्हाट इज़ दैट मेक्स कांता अनश्योर. देखते हैं कि कौन सी ऐसी बात है जो कांता को अनश्योर बनाती है इक्वालिटी के बारे में. लेट्स टेक अ लुक एट द डे इन हर लाइफ. उसकी लाइफ के उस दिन को देखते फिर से, ठीक है. शी लाइव्स इन अ स्लम. कहाँ रहती है, स्लम झोपड़पट्टी में रहती है. एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस. उसके घर के पास क्या है, नाला भी है. हर डॉटर इज़ सिक बट शी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क बिकॉज शी नीड्स टू बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयर्स टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर. अब देखो उसकी जो डॉटर है, जो बेटी है, वो बीमार है, लेकिन वो अपने काम से छुट्टी भी नहीं ले सकती क्योंकि उसको क्या करना है, अपनी डॉटर को हॉस्पिटल लेके जाना तो है, बट पैसे नहीं है. पैसे कब मिलेंगे, जब वो अपने एम्प्लॉयर के घर काम करने जाएंगी, तो हो सकता है वो उसको एडवांस पैसे दे दे. तो ऐसी कंडीशन हो गई है कांता की. हर जॉब एज अ डोमेस्टिक हेल्प. उसकी जॉब क्या है, डोमेस्टिक हेल्प करना, मतलब किसी के घर के काम करना. टायर्ड्स हर आउट एंड फाइनली शी एंड्स हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन. तो दिन भर इतने सारे काम करके थक हार के जब वो घर आती है तो फिर अपनी डॉटर को हॉस्पिटल लेके जाती है, और हॉस्पिटल में भी एक लंबी सी लाइन में उसको फिर से खड़ा रहना पड़ता है. दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल. और ये लाइन कहाँ की है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने की है. इज़ अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर. और ये जो लाइन है ये बिल्कुल भी मॉर्निंग में जैसी लाइन थी, इलेक्शन के टाइम पे जो वोट डालने की लाइन थी ना, ये उसके जैसे बिल्कुल भी नहीं थी. क्योंकि इस लाइन में खड़े लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैसे थे, पुअर थे, गरीब लोग थे. ठीक है, तो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, डू यू थिंक कांता हैज़ इनफ रीज़न टू डाउट वेदर शी रियली इज़ इक्वल. क्या अभी आपको लगता है कि कांता के पास बहुत से रीज़न है कि वो सोचे कि क्या सभी लोग इक्वल है, क्या उसको इक्वल ट्रीट किया जाता है ना. क्योंकि देखो जो इलेक्शन की लाइन है वहाँ पे तो इक्वालिटी है, बट हॉस्पिटल की लाइन में इक्वालिटी नहीं है. और उसकी बेटी मतलब बीमार है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना, ये उसकी फ़र्स्ट ड्यूटी होती है, लेकिन उसे क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अपने साहब के घर जाकर काम भी करना पड़ता है. तो ऐसी कंडीशन है कांता की. तो अभी देखते हैं आगे. अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी. देखो और भी है इक्वालिटी के. कांता इज़ वन ऑफ मेनी पीपल हु लाइव इन डेमोक्रेटिक इंडिया एंड हु हैव द राइट टू वोट बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन आर फार फ्रॉम इक्वल. कांता मतलब उन लोगों में से है जो कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर रहने वाले कांता के जैसे बहुत सारे लोग हैं. ठीक है, जिनको वोट डालने का तो इक्वल राइट है, ठीक है, वोट दे सकते, लेकिन बाकी जो उनकी लिविंग है, वर्किंग कंडीशन है, वो बिल्कुल बाकी लोगों से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है. इसमें इक्वालिटी नहीं है.
अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर मतलब पुअर होने के अलावा भी देखो पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज, मतलब अमीर गरीब का तो किया ही जाता है कि तू गरीब है अमीर है, फिर अलग अलग ट्रीट किया जाता है लोगों को, ये तो है। बट इसको छोड़ के और भी कुछ ऐसे मतलब रीज़न है जिनकी बेसिस पर इंडिया में लोगों को अनइक्वल ट्रीट किया जाता है। ठीक है, लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग द टू स्टोरीज गिवन बिलो। अब देखते हैं दो स्टोरीज रीड करेंगे हम, उनसे समझ में आएगा कि कैसे लोग दूसरों को अनइक्वल ट्रीट करते हैं। ईच ऑफ दिस इज बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट इन पीपल्स लाइव्स, और दोनों स्टोरी रियल स्टोरी है, ठीक है, किसी की लाइफ की स्टोरी है। एंड रिफ्लेक्ट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। तो इससे हमें ये समझ में आएगा कि इंडिया में भी कैसे इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज़ अ कास्ट सिस्टम। सबसे बड़ा तो देखो कास्ट सिस्टम है ना, जाति, अलग अलग जाति रहती है लोगों की, और फिर जाति के इससे क्या करते हैं लोगों को ट्रीट करते हैं ना। अगर कोई नीची जाति वाला है तो उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है, ऊंची जाति का है तो वो खुद को ग्रेट समझते हैं, ऐसा होता है। इफ़ यू लाइव इन रूरल इंडिया, अगर आप रूरल मतलब क्या होता है, गांव का इलाका, इंडिया के गांव के इलाके में अगर आप रहते हो, योर कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्न और एक्सपीरियंस्ड वेरी यंग। तो फिर आपको आप बहुत छोटे हो तब से आपको पता चलेगा कि ये कास्ट क्या चीज़ है इसके बारे में। बट अगर आप अर्बन इंडिया में अगर रहते हो, सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट। तो शहरी जो इलाका है इंडिया का, वहाँ पे लोग अभी कास्ट को उतना नहीं मानते, ठीक है। बट जस्ट लुक एट दिस मैट्रिमोनियल शोन, यहाँ पे कुछ मतलब मैट्रिमोनियल है यहाँ पे गिवन, तो आपको देखना है इंग्लिश में है न्यूज़पेपर, एंड यू विल सी हाउ important the issue of caste continues to be in the minds of highly educated urban Indian। जो highly educated urban Indians है ना, उनके दिमाग में भी इनको लेकर इनइक्वालिटी है, अभी भी बोलते कि नहीं है। बट देखो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कास्ट है ना, कास्ट का आता है ये ब्यूटीफुल, देखो ऐसे वर्ड्स आते हैं। तो अभी भी मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं कास्ट को मतलब मानते हैं अभी भी। आप देखते हैं स्टोरीज, देखो नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंसेस ऑफ ए दलित लोगों के बारे में पढ़ेंगे। दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल, जो स्कूल जाते थे ना, उनको क्या क्या फेस करना पड़ता था। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, है ना, जिनको मतलब उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार किया गया था स्कूल में, है ना, जिनको पानी तक नहीं देते थे पीने के लिए, बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग किया था उनको। और आज वो कैसे, आज तो उनको बहुत लोग मानते हैं, है ना। तो वो भी क्या थे, दलित थे। तो उनके बारे में पढ़ेंगे अभी, उनके जैसे बच्चों के बारे में। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दलित्स एंड क्लास 6 बुक। क्लास 6 की बुक में दलित के बारे में पढ़ा है। दलित इज़ अ टर्म दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ। दलित मतलब एक ऐसा वर्ड है जो कि दलित लोग खुद के लिए यूज़ करते थे, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, टूटे हुए हैं हम लोग, हम दलित है ऐसा बोलते थे। एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वर एंड कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। तो इस दलित वर्ड से वो बताना चाहते थे कि मतलब आपने हमें क्या कर रखा है, ब्रोकन, हम लोग टूटे हुए हैं, हमको कुचला हुआ है, ठीक है, इस टाइप से वो बताते थे दलित वर्ड से। अब देखते हैं स्टोरी ओम प्रकाश वाल्मीकि की। 1915 टू 2013 हो सकता है उनका लाइफ स्पैन हो ये वाला, ठीक है, ये ठीक है 1950 टू 2013। इज़ अ फेमस दलित राइटर है। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, अगर कोई पर्सन खुद की स्टोरी खुद लिखता है उसे ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। जूठन में उन्होंने लिखा है, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम दी अदर्स इन द क्लास। मुझे क्लास में सबसे अलग बिठाया जाता था, एंड दैट टू ऑन द फ्लोर, और कहाँ, फ्लोर पर, ज़मीन पर नीचे। द मैट रन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सैट ऑन, और जो मैट रहती थी वो तो मतलब जहाँ पे मैं बैठता था वहाँ तक तो आती नहीं थी, पहले ही ख़त्म हो जाती थी। समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट वे बिहाइंड एवरीबडी राइट नियर द डोर। कभी कभी तो मुझे सबसे दूर बिठाया जाता था दरवाजे के पास। समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीज़न, कभी कभी तो वो मुझे कोई रीज़न भी नहीं रहता था लेकिन पीटते थे, ठीक है, स्कूल के बच्चे, टीचर्स वगैरह। वेन ही वॉज इन क्लास 4th, जब ओम प्रकाश वाल्मीकि क्लास 4th में थे, द हेड मास्टर आस्क ओम प्रकाश टू स्वेप द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड। तो देखो 4th क्लास का बच्चा कितना छोटा होता है ना, तो इतने से बच्चे को हेड मास्टर ने क्या बताया कि पूरे स्कूल और प्ले ग्राउंड की सफाई करनी है, ठीक है, किसे, ओम प्रकाश को।
He writes, the playground was way larger than my small physique could handle and in cleaning it, my back began to ache. तो देखो ओम प्रकाश वाल्मीकि बताते कि मैं तो 4th क्लास का इतना छोटा सा बच्चा और ये पूरा मतलब पूरी स्कूल प्लेग्राउंड साफ करना, इससे क्या हो गया था, ये तो मतलब मेरे साइज से बहुत बड़ा था, ठीक है, एज से भी बहुत बड़ा था, ठीक है। तो इतना बड़ा सब कुछ साफ करते करते उनके बैक में जो है दर्द होने लगा था। माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट, उनके फेस पर डस्ट लग गया था। डस्ट हैड गॉन इनसाइड माई माउथ, और डस्ट जो था ओम प्रकाश वाल्मीकि के मुंह में भी जा रहा था, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे जूटन अ दलित्स लाइफ, ओम प्रकाश वाल्मीकि की बुक का फ्रंट पेज हो सकता है ये, ठीक है, हाँ उनका फ्रंट पेज है। अब आगे देखते हैं, द अदर चिल्ड्रेन इन माई क्लास वर स्टडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग। देखो क्या बताते ओम प्रकाश वाल्मीकि कि मेरे क्लास के बाकी के बच्चे क्या कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे और मैं क्या कर रहा था, स्वीपिंग कर रहा था। हेडमास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी, और जो हेडमास्टर थे वो तो अपनी रूम में बैठे थे और कंटिन्यूसली मुझे वॉच कर रहे थे, मुझ पर नज़र रखे हुए थे। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट ड्रिंक ऑफ वाटर, और मुझे तो पानी पीने तक को अलाउ नहीं किया गया था। मतलब दिन भर काम भी करना है और पानी भी नहीं पीना है। सोचो क्या कंडीशन, मतलब क्या सिचुएशन थी वो, है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि की। आई स्वैप द होल डे, मतलब पूरा दिन उन्होंने क्या किया था, स्कूल को साफ किया था। फ्रॉम डोर्स एंड विंडोज ऑफ द स्कूल रूम्स द आईज ऑफ द टीचर्स एंड द बॉयज सॉ द स्पेक्टाकल, और स्कूल के डोर्स विंडोज़ में से सभी बच्चे सभी टीचर्स मुझे देखते थे। ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। अब देखो कपल ऑफ डेज मतलब 2 दिन, अगले 2 दिन तक ओम प्रकाश वाल्मीकि ने स्कूल और प्लेग्राउंड मतलब साफ करने का काम किया था पूरा दिन। And is only come to an end when his father, who happened to be passing by, saw his son sweeping। और ये कब ख़त्म हुआ, जब ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो फादर थे जब वो वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि मेरा बच्चा तो स्कूल में पढ़ नहीं रहा है, क्या कर रहा है, स्कूल की सफाई कर रहा है, तो उनको बहुत गुस्सा आ गया, ठीक है। ही कन्फ्रंटेड द टीचर्स एंड देन walking away from the school holding Om Prakash hand, he said loudly for all of them to hear, you are a teacher, so I am leaving now, but remember this much, master, he will study right here in this school, and not just him but there will be more coming after him। तो देखो ओम प्रकाश वाल्मीकि के फादर क्या बोलते हैं कि देखो आप लोग तो टीचर हो, अभी के लिए तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन याद रखो मेरा बच्चा जो है इसी स्कूल में पढ़ेगा, ऐसा सब कुछ उनको सुना के जाते हैं। द सेकेंड स्टोरी is based on an incident that took place in one of India's larger cities and is common practice in most parts of the country। अब जो सेकेंड स्टोरी ये भी रियल स्टोरी है, ठीक है। जो फर्स्ट ओम प्रकाश की जो स्टोरी थी वो देखो वहाँ पे क्या था, जाति को लेकर, है ना, कास्ट को लेकर उनके साथ मतलब बुरा व्यवहार किया गया था। अब देखते यहाँ पे क्या है। तो ये जो स्टोरी है ना इंडिया के लार्जर सिटीज़ में होती है और ये कॉमन प्रैक्टिस है, मतलब इंडिया के बहुत सारे पार्ट में ऐसा होता है। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की स्टोरी है, हु वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी, जो क्या करना चाहते, एक सिटी में रहने के लिए अपार्टमेंट ढूंढना चाहते रेंट पर, किराए से। दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वॉज नो प्रॉब्लम। अब उनके पास बहुत सारा पैसा है, मतलब जितना भी रेंट हो वो लोग देने के लिए रेडी थे, ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं, दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्प टू फाइंड अ प्लेस। फिर वो प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं हेल्प लेने के लिए। द डीलर इन्फॉर्म देम दैट ही न्यू अबाउट क्वाइट अ फ्यू अपार्टमेंट दैट वर अवेलेबल फॉर रेंट। तो फिर प्रॉपर्टी डीलर भी उनको बताता है कि है कुछ ऐसे अपार्टमेंट जहाँ पे आपको रहने के लिए जगह मिल सकती है। They visited the first apartment and the Ansaris like it very much। अब देखो एक अपार्टमेंट वो लोग देखते हैं और अंसारी को वो वाला अपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। एंड डिसाइडेड टू टेक इट, और फिर वो डिसाइड करते कि हमें तो यही अपार्टमेंट चाहिए। हाउ एवर वेन द लैंड लेडी फाउंड आउट देयर नेम्स शी मेड एन एक्सक्यूजेस अबाउट हाउ शी कुड नॉट रेंट द हाउस टू समवन हु इट मेट बिकॉज द बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन रेसिडेंट। अब देखो
एक अपार्टमेंट अंसारी को पसंद आता है और उसको वो रेंट पर लेने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। बट जैसे जो लैंड लेडी है ना, उसको जैसे पता चलता है कि इनके नाम क्या है, तो वो एक्सक्यूजेस बहाने बनाना स्टार्ट कर देती है। और बहाना भी क्या बनाती है कि हम ऐसे लोगों को ये अपार्टमेंट रेंट पर नहीं दे सकते जो क्या है, नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है, नॉन वेज खाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी मतलब नॉन वेजिटेरियन नहीं है, यहाँ पे रहने वाले लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं है। तो ऐसा बहाना बनाती है। Both the Ansaris and the property dealer were surprised to hear this because they could smell fish being cooked in the neighbor's house. तो दोनों प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दोनों मतलब एकदम सरप्राइज्ड हो जाते कि ये लैंड लेडी क्या बता रही कि नॉन वेजिटेरियन को ये नहीं दे सकती अपार्टमेंट रेंट पर, ठीक है। बट उसी प्लेस पर कहीं ना कहीं से मतलब किसी घर में फ़िश बन रही होती है, तो उसकी स्मेल आती है। इसका मतलब क्या कि वहाँ पे रहने वाले लोग भी कैसे हैं, नॉन वेजिटेरियन है। बट वो लैंड लेडी इनका नाम सुनकर वहाँ पे बहाना बना रही थी, क्योंकि उसको देना ही नहीं था। द सेम एक्सक्यूज वॉज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड द थर्ड अपार्टमेंट। फिर सेकेंड थर्ड अपार्टमेंट में भी वही था, सेम उन्होंने एक्सक्यूजेस बताया। फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम दैट दे माइट वांट टू चेंज देयर नेम्स। तो फिर फाइनली प्रॉपर्टी डीलर बोलता है कि देखो आपके पास मतलब सब कुछ है, आपको सिर्फ क्या करना है, अपना नाम चेंज करना है, क्योंकि नाम की वजह से आपको अपार्टमेंट नहीं मिल रहा है यहाँ पे। एंड कॉल देमसेल्स मिस्टर एंड मिसेस कुमार। उनके नाम क्या है, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। प्रॉपर्टी डीलर क्या बताता है उनको कि मिस्टर एंड मिसेस कुमार कर दो। द अंसारीज वर reluctant to do this and decided to look some more. In the end, it took a whole month of looking at apartment before they found a landlady who was willing to give them a place on rent. लेकिन जो अंसारी है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, पूरे महीने भर में वो ट्राई करते हैं और फिर एंड में उनको एक अपार्टमेंट मिल जाता है जो लैंडलेडी उनको देने के लिए रेडी हो जाती है। अब देखो आगे, रिकग्नाइजिंग डिग्निटी। ये जो टॉपिक है ना, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।